के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलो बच्चों, समय ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, हु वाज साहेब? साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग? क्या चीज थी, वो कौन सी दशा थी, दैट कंपेल्ड हिम, जो उसे मजबूर करती थी, उस पर जोर डालती थी, टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियों में घूमने के लिए, भटकने के लिए, फॉर रैग पिकिंग, कचरा बीनने के लिए। यानी गलियों में भटकते हुए कचरा बीनने के लिए वो कौन सी दशा थी जो उसे मजबूर करती थी? तो पहला क्वेश्चन था कि साहब कौन था, तो पहले तो उसका जवाब देते हैं। साहब वाज अ यंग बॉय। साहेब एक छोटा लड़का था। हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, जो कबाड़ियों के परिवार से बिलोंग करता था। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की गलियों में भटकता था। तो साहेब एक छोटा लड़का था जो कबाड़ियों के परिवार का एक सदस्य था, उनके परिवार से आता था। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की गलियों में भटकता है। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। हिज होम, उसका घर। एंड हिज फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर और उसके ढाका के खेत। वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गए थे। बाय द स्टॉर्म, यानी तूफानों के कारण या तूफानों से। तो तूफानों के द्वारा उसके घर को और उसके खेतों को जो ढाका में थे उनको नष्ट कर दिया गया था। सो ही लेफ्ट ढाका सिटी, और इसलिए उसने ढाका शहर को छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली, और सीमापुरी दिल्ली आ गया। इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, यानी धन पैसे की तलाश में वो सीमापुरी आ गया। नाउ ही बिकेम अ रैग पिकर, जहां वो अब एक कबाड़ी बन गया था। एंड वांडर्स हियर एंड देयर, और यहाँ वहां भटकता है। इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियों में। फॉर द सर्च ऑफ कॉइन इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कचरे के ढेर में सिक्कों की तलाश करते हुए वो दिल्ली की गलियों में भटकता है। तो चलो बच्चों, इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं ताकि अच्छे से तैयार हो जाए आपको। साहेब वाज अ यंग बॉय। साहेब एक छोटा लड़का था। हु बिलोंग टू द फैमिली, जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था, ऑफ रैग पिकर्स, जो कबाड़ियों का था। यानी वो कबाड़ियों के परिवार से बिलोंग करता था, कबाड़ियों के परिवार का सदस्य था। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियों में भटकता है या भटकता था। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। हिज होम एंड हिज फील्ड्स ऑफ ढाका वर डिस्ट्रॉयड, उसका घर और उसके खेत ऑफ ढाका, ढाका के, वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, वो तूफानों के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। सो ही लेफ्ट ढाका सिटी, इसलिए उसने ढाका शहर को छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली, और सीमापुरी दिल्ली आ गया। इन द सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, यानी धन पैसे की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। नाउ ही बिकेम अ रैग पिकर, जहां वो अब एक कबाड़ी बन गया था। एंड वांडर्स हियर एंड देयर, और यहाँ वहां भटकता था। इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियों में। फॉर द सर्च ऑफ क्वाइंस, यानी सिक्कों की तलाश के लिए। इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कचरे के ढेर में। तो चलो बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी साहेब की तरह जो छोटे बच्चे थे, ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, जो प्रायः प्राइवेट जॉब्स यानी कि प्राइवेट नौकरियों के लिए जाया करते थे। इन वेरी स्मॉल एज, बड़ी छोटी उम्र में। इज दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या ये उनका अंतिम भाग्य था? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, इस दशा से, इस स्थिति से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इससे कैसे विजय पाई जा सकती है, इससे कैसे उबारा जा सकता है उन बच्चों को? तो चलो बच्चों, चलते हैं आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन पहला वाला ये कह रहा था कि वो बड़ी कम उम्र में नौकरियां करने लगते हैं, जो साहब की तरह बच्चे होते हैं। तो हमने आंसर बनाया, चिल्ड्रन लाइक साहब, यानी साहब की तरह बच्चे
ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, बड़ी छोटी उम्र में नौकरियां करना प्रारंभ कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट, केवल एक ही कारण है इसके पीछे, इज दियर पॉवर्टी, यानी उनकी गरीबी। यानी केवल एक ही कारण है इसके पीछे और वो है उनकी गरीबी। द पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, सबसे पहले उनके माता पिता जीवन यापन के लिए धन अर्जित करते हैं, कमाते हैं। देन दे कुड थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंस, और उसके बाद वो किसी दूसरे खर्च के बारे में सोचते हैं या किसी दूसरे खर्च के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले उन्हें अपने जीवन यापन के बारे में सोचना पड़ता है, तत्पश्चात वो दूसरे खर्च के बारे में सोचते हैं। तो दिस बिकम्स दियर फाइनल डेस्टिनी, ये उनका अंतिम भाग्य बन गया था, अंतिम हश्र बन गया था। बिकॉज व्हेन दे इंगेज देमसेल्फ इन सच जॉब्स वंस, क्योंकि जब वे स्वयं को ऐसी नौकरियों में एक बार फंसा लेते थे, नौकरियां करने लगते थे, वो नौकरी में लग जाते थे, देन इट सीम्स वेरी हार्ड, तो ये बड़ा कठिन प्रतीत होता था, बड़ा ही मुश्किल था, एंड इम्पॉसिबल, बड़ा ही असंभव था, टू रन आउट ऑफ दोज, इन नौकरियों से निकल पाना। तो चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, जो साहेब की तरह बच्चे थे वो प्रायः नौकरियां करने लगते थे इन वेरी स्मॉल एज, बड़ी छोटी उम्र में। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे का कारण केवल एक ही था, इज दियर पॉवर्टी, वो थी उनकी गरीबी। दियर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, उनके माता पिता पहले जीवन यापन के लिए धन अर्जित करते थे। देन दे कुड थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंस, और जब वो धन अर्जित कर लेते थे तब वो किसी भी दूसरे खर्च के बारे में सोच सकते थे। दिस बिकम्स दियर फाइनल डेस्टिनी, ये उनका अंतिम भाग्य बन गया था, या यही उनका अंतिम हश्र था। बिकॉज क्योंकि व्हेन दे इंगेज देमसेल्फ इन सच जॉब्स वंस, क्योंकि जब वो ऐसी नौकरियों में स्वयं को एक बार लगा देते थे, लग जाते थे, देन इट सीम्स वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट ऑफ दोज, तो यह बड़ा कठिन प्रतीत होता है और असंभव सा प्रतीत होता है, टू रन आउट ऑफ दोज, की ऐसी नौकरियों से, इनसे वो लोग बाहर निकल पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, इस स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो कहता है सच सिचुएशन कुड बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट। सच सिचुएशन, ऐसी स्थितियों से कुड बी ओवरकम, विजय पाई जा सकती है, बाय द कंबाइंड एफर्ट्स, यानी कि कंबाइंड एफर्ट्स यानी संयुक्त प्रयास से, ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट और पेरेंट्स, माता पिता और सरकार, दोनों के संयुक्त प्रयास से ऐसी स्थितियों से विजय पाई जा सकती है। दिस एज इज ओनली फॉर एजुकेशन, ये उम्र केवल और केवल शिक्षा के लिए होती है। एंड वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड क्लॉथ्स एंड एजुकेशन, और हमें उन्हें देना चाहिए प्रॉपर फूड क्लॉथ्स एंड एजुकेशन, यानी ठीक तरह से उन्हें भोजन, कपड़े और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो क्या अनुसरण करना नहीं चाहता। तो 3 सवाल उसने पूछे, चलो इनका अच्छे से जवाब देते हैं। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश गरीब चूड़ी बनाने वालों का बेटा था। हु लिव्ड इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में रहता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही आल्सो वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, और वो स्वयं का मालिक भी बना रहना चाहता था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ माइरेज amidst to dust of street that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। कहता है हिज ड्रीम्स, उसका जो स्वप्न है, लूम्स लाइक अ माइरेज, वो एक मृत तृष्णा की भांति प्रतीत होता है, amidst to the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, यानी उसके कस्बे फिरोजाबाद को भरने वाली उन धूल भरी गलियों के बीच उसका जो स्वप्न है, माइरेज मृत तृष्णा की भांति प्रतीत होता है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। एवरीवन इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक व्यक्ति इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स,
चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, बट मुकेश ड्रीम वाज डिफरेंट। लेकिन जो मुकेश का स्वप्न है ना, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। सो ही डिड नॉट वांट टू फॉलो, और इसीलिए वह अनुसरण नहीं करना चाहता हिज फैमिली बिजनेस, अपने पारिवारिक धंधे को, ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का धंधा था उसके परिवार का, उसका वो अनुसरण करना नहीं चाहता। तो चलो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश गरीब चूड़ी बनाने वालों का बेटा था। हु लिव्ड इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में रहता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही आल्सो वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपना स्वयं का मालिक भी बना रहना चाहता था। हिज ड्रीम्स लुक्स looms like a mirage image to the dust of streets that fills town फिरोजाबाद। यहाँ पे कहता है कि उसके जो स्वप्न थे वो मृत तृष्णा की भांति प्रतीत होते थे या प्रतीत होते हैं। माइरिज का मतलब होता है मृत तृष्णा। एमिश टू द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिलिस टाउन फिरोजाबाद, यानी उसके कस्बे फिरोजाबाद को भरने वाली उन धूल भरी गलियों के बीच उसका जो स्वप्न है वो एक मृत तृष्णा की भांति प्रतीत होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। एवरीवन इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में प्रत्येक व्यक्ति चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। बट मुकेश ड्रीम वाज डिफरेंट, लेकिन जो मुकेश का स्वप्न है वो अलग है, भिन्न है। सो ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, इसीलिए फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले अपने पारिवारिक धंधे को वो अनुसरण करना नहीं चाहता। तो चलो बच्चों, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करके आंसर को बनाने की। चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स? तो कहता है व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड? कथाकार ने उस क्षेत्र में क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया? वेयर मुकेश लिव्ड, जहां पर मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और चूड़ी बनाने वालों की दशा क्या थी? तो चलो बच्चों, पहले बताते हैं कि उन्होंने क्या नोटिस किया। द नरेटर नोटिस दैट, कथाकार ने ध्यान दिया कि द लैंड्स वर वेरी स्टिंकिंग, कि जो वहाँ की गलियां थी, लैंड्स थी, रोडें थी, स्टिंकिंग बड़ी बदबूदार थी। चोक्ड विद गार्बेज, और कचरे से वो अवरुद्ध हो गई थी, यानी उनमें कचरा भरा हुआ था। द होम्स वर डर्टी, जो घर थे वो बड़े गंदे थे। विद क्रम्बलिंग वाल्स, टूटी हुई दीवालों वाले। वोबली डोर्स, हिलते हुए डोर वाले। विदाउट विंडोज, बिना खिड़की के। तो वो घर कैसे थे? गंदे थे, उनकी दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे हिल रहे थे और उनमें खिड़कियां भी नहीं थी। द फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन दैट होम, और उस घर में मानवों के और जानवरों के दोनों के परिवार एक साथ रहते थे। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वालों की क्या दशा थी? तो द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की दशा वाज वेरी माइजरेबल एंड मिसफॉर्चुनेट, वो बड़ी ही दयनीय और दुर्भाग्यशाली थी। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, वे उच्च तापमान में कांच की भट्टियों में काम करते थे। इन डिंजी सेल्स, अंधकार भरी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम के बावजूद। दे वर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग विद पॉवर्टी, वे लगातार गरीबी से जूझते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो चलो बच्चों, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। बेहद ही आसान आंसर है, अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से समझ लोगे एक ही बार में याद हो जाएंगे। द नरेटर नोटिस दैट द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विद गार्बेज, कथाकार ने ये ध्यान दिया कि जो लैंड्स है यानी जो सड़कें हैं, वर वेरी स्टिंकिंग, वो बड़ी बदबूदार है। चोक्ड विद गार्बेज, कचरे से अवरुद्ध हो गई हैं। द होम्स वर डर्टी, जो घर है वो बहुत ही गंदे थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई दीवालों वाले थे। वोबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे थे उनके। विदाउट विंडोज, उसमें खिड़कियां भी नहीं थी। द फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन दैट होम, और मानवों और जानवरों के परिवार एक साथ उन घर में रहते थे।
द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की दशा वाज वेरी माइजरेबल, बड़ी दयनीय थी, एंड मिस फॉर्चुनेट और बड़ी दुर्भाग्यशाली थी। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। वे काम करते थे इन ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, इन डिंजी सेल्स, अंधकार भरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट यानी बिना हवा और प्रकाश के। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम के बावजूद, दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ पॉवर्टी, वे लोग लगातार गरीबी से जूझते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो आई होप अच्छे से ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन ग्लास इंडस्ट्री, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में कांच के उद्योग में लगा हुआ था। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंस द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गट्ठर पाए जाते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, फिर भी जो बनाने वाले हैं वो दयनीय दशा में है। व्हाट आर द रीजन, क्या कारण है। एक्सप्लेन विद द सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन यानी वर्णन करो, विद द सजेशंस यानी सुझावों के साथ, टू ओवरकम दिस सिचुएशन कि इस स्थिति से कैसे विजय पाई जाए। तो चलो बच्चों चलते हैं। इन इंडिया, इंडिया में फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैंगल्स, इंडिया में फिरोजाबाद एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ द बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने वाला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरे घर में फिरोजाबाद में, इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, वो लोग चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। इन एवरी यार्ड, प्रत्येक आंगन में, देयर फाइंस द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, वहाँ चूड़ियों के गट्ठर पाए जाते हैं। इवन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और फिर भी जो बनाने वाले हैं वो दयनीय दशा में है। बिकॉज क्योंकि दे वर अनएजुकेटेड एंड पुअर, क्योंकि वे लोग मालूम है अशिक्षित हैं और गरीब हैं। अशिक्षित होने की वजह से कुछ बेहतर सोच नहीं पाते और गरीब होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाते। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क, वे कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते एक्सेप्ट रैग रैग पिकिंग, यानी यहाँ पर बच्चों बैंगल मेकिंग होना चाहिए, गलती से रैग पिकिंग लिख गया, तो चलो उसको ठीक कर दिया गया है। तो कहता है दे डू नॉट डू अनदर वर्क एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ दूसरा कर भी नहीं सकते थे, वे कुछ भी नहीं करते थे, केवल चूड़ियां बनाते हैं। दे फॉलोड द सेम बिजनेस ऑफ हिज फोर फादर्स, और वे अनुसरित करते हैं सेम बिजनेस यानी उसी धंधे को, ऑफ हिज फोर फादर्स यानी जो उनके पिताओं के द्वारा किया गया, पूर्वजों के द्वारा किया गया। दे हैड नॉट इनफ मनी एंड फूड, और उनके पास ना तो पर्याप्त पैसा है और ना ही भोजन है। तो चलो बच्चों कुछ सजेशन देते हैं। सम सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन, यानी इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ सुझाव। द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव, इन चूड़ी बनाने वालों का जीवन इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इफ दे आर एजुकेटेड, यदि वे शिक्षित हो जाएं, यदि उन्हें शिक्षित कर दिया जाए तो वो लोग अपनी जो सिचुएशन है, जिस स्थिति में वो हैं, तो वो उससे बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड डू एंड थिंक डिफरेंटली, और उन्हें उसके लिए कुछ करना होगा। एंड थिंक डिफरेंटली, और भिन्न तरीके से सोचना चाहिए, या एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, और अपने लोगों की मदद से उन्हें एक संगठन बना लेना चाहिए, ताकि जो वो बीसीएस सर्कल में कुचक्र में फंस जाते हैं लोगों के, बिचौलियों के, उससे वो बचे रहें। तो चलो इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इन इंडिया, इन इंडिया, भारत में फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैंगल्स, चूड़ी बनाने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यानी फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा घर फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इन एवरी यार्ड देयर फाइंड द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, प्रत्येक आंगन में आपको चूड़ियों के गट्ठर मिल जाएंगे। इवन द मेकर रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और फिर भी जो इसके बनाने वाले हैं वो दयनीय दशा में हैं। बिकॉज क्योंकि देवर अनएजुकेटेड एंड पुअर, क्योंकि वो अशिक्षित हैं और गरीब हैं। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग,
वो चूड़ी बनाने के अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। दे फॉलोड द सेम बिजनेस, वे उसी धंधे का अनुसरण करते हैं ऑफ हिज फोर फादर्स, जो उनके पिताओं के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया। दे हैड नॉट इनफ मनी एंड फूड, और उनके पास ना तो पर्याप्त पैसा है और ना ही पर्याप्त भोजन है। आगे कहता है सम सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन, यानी इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ सुझाव। तो उन्हें बच्चों आपको हेडिंग डाल के देना है। द लाइफ ऑफ बैंगल मेकिंग कैन बी इम्प्रूव, सॉरी द बैंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव, यानी चूड़ी बनाने वालों का जो जीवन है उसे बेहतर किया जा सकता है। इफ दे आर एजुकेटेड, यदि वे शिक्षित हो जाएं, एंड डू, और कुछ करें, एंड थिंक डिफरेंटली, यानी कुछ भिन्न करें और भिन्न सोचें, एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, और अपने लोगों की सहायता से एक अपना संगठन बना ले। तो आई होप ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों देखते हैं। व्हाट इज द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों का कुचक्र क्या है। हाउ आर दे ट्रैप्ड, वे कैसे फंसे हैं। सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के समय से वो उसमें कैसे फंसे हुए हैं। कैन दे ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे एकत्र हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं तो भाई क्यों। एक्सप्लेन, व्याख्या करो, वर्णन करो। तो चलो, द विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडल मैन, जो विशियस सर्कल है यानी कुचक्र है, वो बिचौलियों का एक जाल है। वेयर बैंगल मेकर ट्रैप्ड इन, जहां पर चूड़ी बनाने वाले फंसे हुए हैं। दे आर ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स, वे अपने पूर्वजों के समय से उसमें फंसे हुए हैं। ड्यू टू द सेम रीजन, उसी कारण की वजह से, उसी कारण से। बिकॉज, क्योंकि इज बीइंग ट्रांसफर टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये जो लिगेसी थी, लिगेसी का मतलब होता है विरासत। तो जो ये विरासत है जो उनको पूर्वजों से मिली, इज बीइंग ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर्ड कर दी जाती है, यानी दे दी जाती है टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, यानी प्रत्येक नई पीढ़ी को। तो वो स्थानांतरित कर दी जाती है। तो बिकॉज द लिगेसी इज बीइंग ट्रांसफर टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, यानी प्रत्येक आने वाली पीढ़ी पर इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, उन्हें दे दिया जाता है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वे संगठित नहीं हो सकते। बिकॉज, क्योंकि इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे विल बी हॉल्ड अप, तो उन्हें घसीटा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटेन, पीटा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कुछ असंवैधानिक करने के लिए। तो बड़ा ही छोटा आंसर है बच्चों। द विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों का एक जाल था जिसे कुचक्र कहा गया है हमारे लेसन में। तो विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडलमैन, कुचक्र बिचौलियों का एक जाल है। वेयर बैंगल मेकर्स ट्रैप्ड इन, जहां पर चूड़ी बनाने वाले फंसे हुए हैं। दे आर ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स ड्यू टू द सेम रीजन, वे अपने पूर्वजों के समय से उसमें फंसे हुए हैं, उसका एक ही कारण है। बिकॉज, क्योंकि लिगेसी इज बीइंग ट्रांसफर टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये जो विरासत है वो प्रत्येक दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित की जा रही है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वे एकत्रित नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते। बिकॉज, क्योंकि इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे विल बी हॉल्ड अप, तो उन्हें घसीटा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटेन, पीटा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कुछ असंवैधानिक करने के लिए। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश दूसरे चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के लोगों से अलग कैसे था, भिन्न कैसे था। तो मुकेश भिन्न कैसे था अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के दूसरे दूसरे चूड़ी बनाने वालों से। तो वो ऐसे अलग है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस, हिज होल फैमिली, उसका संपूर्ण परिवार, सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस, यानी पिछली कई पीढ़ियों से, वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, वो केवल और केवल किसमें शामिल है, चूड़ी बनाने में, यानी वो सिर्फ चूड़ी बनाने का काम करता है। एज बिकॉज ऑफ हिज फैमिली ट्रेड, क्योंकि ये उनका पारिवारिक, या कह दें एक
पारिवारिक धंधा है, यही उनकी फैमिली से मतलब परिवार में होता आ रहा है, यही धंधा होता आ रहा है तो हम भी यही करेंगे। तो एज बिकॉज ऑफ हिज फैमिली ट्रेड, क्योंकि ये उनका पारिवारिक धंधा था। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, टू हैड टू द सेम वर्क वो भी वही काम करता है। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन जो मुकेश था वो इसे कभी भी, इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को अनुसरित करना नहीं चाहता था। तो जैसे लोग होते थे, तो जो उनके पूर्वज लोग, जो उनके परिवार के लोग करते थे वही वो भी करने लगते थे, लेकिन मुकेश ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। वो उस परंपरा को अनुसरित करना नहीं चाहता था। एक्चुअली ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वास्तव में वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो वी कैन से, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कि मुकेश दूसरे चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के लोगों से भिन्न है। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस, उसका पूरा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, वो केवल चूड़ियां बनाने में शामिल है, केवल चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। एज बिकॉज ऑफ हिज फैमिली ट्रेड, क्योंकि ये उनका एक पारिवारिक धंधा है, बिजनेस है। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, और इसलिए उसे स्वयं भी वही काम करना पड़ता था जो उनके परिवार के लोग करते थे, तो वह भी वही काम करता था। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो द ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश इस परंपरा का अनुसरण करना नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने पारिवारिक धंधे को आगे बढ़ाए। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो वी कैन से, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कि मुकेश बिल्कुल भिन्न है फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर, यानी दूसरे चूड़ी बनाने वालों से, ऑफ फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद के। तो चलो बच्चों, ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। पिछली साल ये पूछा भी गया, इस साल भी पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है डिस्क्राइब द डिप्लोरेशन प्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वालों की वो जो दयनीय दशा है उसका वर्णन करो। तो आंसर कहता है हमारा द बेंगल मेकर्स आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बेंगल्स, जो चूड़ी बनाने वाले थे वो चूड़ियों के सबसे बड़े बड़े उत्पादक थे, मैन्युफैक्चरर थे। तो जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो सबसे बड़े उत्पादक हैं चूड़ियों के। एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, इन फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी प्रत्येक दूसरा घर फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, कांच के उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंस द स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गट्ठर पाए जाते हैं। आउट what an irony that this family always remains in deplorable condition। तो कहता है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक दूसरे आंगन में चूड़ियों के स्पाइरल्स, गुच्छे, ढेर पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। वाट एन इवेरी, फिर भी क्या विडम्बना है, दैट दीज फैमिलीज ऑलवेज रिमेन इन डेप्लोरेबल कंडीशन, फिर भी ये जो परिवार है वो सदैव दयनीय अवस्था में बने रहते हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वालों के जो बच्चे हैं, आर इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस, वो असंवैधानिक तरीके से कांच की भट्टियों में कार्य करते हैं। विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, इन डिंजी सेल्स, अंधकारमयी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, टू सपोर्ट दियर पेरेंट्स फाइनेंशियली, यानी अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को फाइनेंशियली, यानी कि ये कह दें कि आर्थिक रूप से उन्हें सपोर्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए वो बेचारे मेहनत भी करते हैं, फिर भी वो लोग दयनीय दशा में रहते हैं। इन इवन दो दे हैड नॉट इनफ मनी फॉर सर्वाइविंग प्रॉपरली, ठीक तरह से जीने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ तक कि उनके पास जीने तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।
चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। द बेंगल मेकर्स आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैंगल्स। जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो चूड़ियों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, वो कांच के उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में देयर फाइंड द स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे पाए जाते हैं। वाट एन इवेरी वाट एन इरोनी, क्या विडंबना है। दैट की दीज फैमिलीज ऑलवेज रिमेन इन डिप्लोरेबल कंडीशन, कि फिर भी ये जो परिवार हैं वो सदैव दयनीय अवस्था में बने रहते हैं। The children of Bengal makers are illegally working in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. जो इन चूड़ी बनाने वालों के बच्चे हैं आर इलीगली वर्किंग, वो असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, इन डिंजी सेल्स, अंधकारमयी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। टू सपोर्ट दियर पेरेंट्स फाइनेंशियली, यानी अपने माता पिता को फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए, इवन दो दे हैड नॉट इनफ मनी फॉर सर्वाइविंग प्रॉपरली, और फिर भी उनके पास पर्याप्त पैसा जीवन यापन के लिए नहीं है कि वो ठीक तरह से जीवन यापन कर पाए। तो चलो बच्चों अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। कहता है उन कबाड़ियों के दशा का वर्णन करो एज डिपेक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, जैसा कि लास्ट स्प्रिंग में हमें दर्शाया गया है, बताया गया है। तो चलो इसे देख लेते हैं अच्छे से। द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स आर वेरी माइजरेबल, जो कबाड़ियों की दशा थी, आर वेरी माइजरेबल, वो बड़ी ही ज़्यादा दयनीय है। एज डिपेक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, जैसा कि लास्ट स्प्रिंग अध्याय में हमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। दे आर स्क्वेटर्स, वे बासिंदे थे, गैर कानूनी बासिंदे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। इन द सर्च ऑफ गोल्ड, यानी धन की तलाश में। एंड दियर डेली ब्रेड, और अपनी रोजी रोटी की तलाश में। एंड दे हैड नॉट इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था। एंड फूड, भोजन भी नहीं था। सो दे बिकेम रैग पिकर्स, इसलिए वे कबाड़ी बन गए। बिकॉज, क्योंकि दे हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग, उनके पास कबाड़ बिनने के अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, जीवन यापन का मतलब ही है कबाड़ बिनना। दे लिव्ड इन अ स्लम एरिया, वे बड़ी गंदी एरिया में रहते हैं, बड़ी गंदी बस्ती में रहते हैं। दियर हाउस इज मेड ऑफ मड, उनके घर कीचड़ से बने हुए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरपोलिन, जिनकी छतें टीन और तिरपाल से छाई गई हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज एंड ड्रेनेज और रनिंग वाटर, तो वहाँ पर डिवाइड ऑफ सेवेज, पानी की भी बड़ी समस्याएं हैं। ड्रेनेज यानी कि नालियाँ नहीं है, ठीक तरह से पानी का बहाव नहीं है, सप्लाई ठीक नहीं है। और रनिंग वाटर, और पीने के पानी की भी समस्या है, बहाव की भी समस्या है। तो नालीहीन और जल पूर्ता विहीन घर जो क्षेत्र था वहाँ पर वो लोग रहते थे। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स आर वेरी माइजरेबल, जो कबाड़ियों की दशा थी, आर वेरी माइजरेबल, वो बड़ी दयनीय है। एज डिपेक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, जैसा कि लास्ट स्प्रिंग अध्याय में बताया गया है, दर्शाया गया है। दे आर स्क्वेटर्स, वे गैर कानूनी बासिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। इन द सर्च ऑफ गोल्ड एंड दियर डेली ब्रेड, यानी अपने रोजी रोटी के लिए धन की तलाश में जो बांग्लादेश से आए थे। एंड दे हैड नॉट इनफ मनी एंड फूड, उनके पास ना तो पर्याप्त पैसा था, ना ही पर्याप्त भोजन था। सो दे बिकेम रैग पिकर्स, इसलिए वे कबाड़ी बन गए थे। बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग, क्योंकि उनके पास कबाड़ बिनने के अलावा कुछ भी नहीं था। इन सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, जीवन यापन का मतलब ही था कबाड़ बिनना। दे लिव्ड इन अ स्लम एरिया, वे लोग एक गंदी बस्ती वाले क्षेत्र में रहते थे, गंदे क्षेत्र में रहते थे। दियर हाउसेज इज मेड ऑफ मड, उनके जो घर थे वो कीचड़ से बने थे। विथ रूफ्स
ऑफ टिन एंड टेरपोलिन, जिनकी जो छतें थी वो तिरपाल या टिन की थी। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज, वहाँ पर डिवाइड ऑफ सेवेज नालीहीन, यानी वहाँ नालियाँ ही नहीं थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और वहाँ पे जल की भी पूर्ति नहीं होती थी, पानी भी ठीक तरह से नहीं आता था। तो चलो बच्चों, इस तरह से इस अध्याय के सभी लॉन्ग आंसर समाप्त होते हैं। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें।